हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 9 जिसका नाम है एक तिनका, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। कविता से प्रश्न 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो जैसे कविता की पंक्ति है कि एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो यह तो कविता की पंक्ति है। अब हमें इसे सामान्य वाक्य में बदलना है। तो जैसे उदाहरण में दे रखा है, तो अब ये सामान्य वाक्य में कैसे बदलेगा कि मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, ये सामान्य वाक्य में बदला है। अब दूसरा है उसी तरह का उदाहरण कि मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो यह कविता की पंक्ति है। अब हमें इसे सामान्य वाक्य में बदलना है। तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। अब इसी प्रकार से अन्य कविता की पंक्तियां हैं जिन्हें हमें सामान्य वाक्य में बदलना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब जैसे कविता की पंक्ति है कि एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अब इसको सामान्य वाक्य में बदलेंगे तो वह किस प्रकार से बोली जाएगी कि एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, तो यह सामान्य वाक्य है। ख है लाल होकर के आँख भी दुखने लगी, तो अब इसको सामान्य वाक्य में बदलेंगे तो आँख लाल होकर के दुखने लगी। ग है ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, अब इसको देखिए सामान्य वाक्य किस प्रकार से बनेगा कि बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भगी। घ है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, अब इसका सामान्य वाक्य किस प्रकार से बनेगा कि जब तिनका किसी ढब से निकल गया। तो इस प्रकार से ये इन कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदला है। प्रश्न 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। यानी कि हमें इस कविता में से उस घटना के बारे में चर्चा करनी है जिससे हमें यह पता चले कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए उत्तर है कि एक तिनका कविता में कवि ने आँख में अचानक पड़ने वाले एक तिनके की घटना की चर्चा की है कि जब एक बेजान तिनका अचानक से मनुष्य की आँख में पड़ कर के उसे व्याकुल कर देता है और वह स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है। इस घटना के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि कभी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके घमंड को छोटी से छोटी वस्तु भी चूर चूर करने में सफल हो जाती है। यानी कि एक छोटा सा घास का तिनका जब आँख में पड़ता है तो उससे कितनी बेचैनी और कितनी व्याकुलता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी छोटी से छोटी वस्तु का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु भी घमंड चूर करने में सफल हो जाती है। प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। उत्तर है आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आँख लाल होकर के दुखने लगी, जिससे कि उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। प्रश्न 4 है घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। यानी कि उसके आसपास के लोगों ने किस प्रकार से घमंडी की आँख से तिनका निकाला। तो उत्तर है कि आँख में तिनका पड़ने पर आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उससे तिनका बाहर निकालने का प्रयास किया। कपड़े की मूठ मतलब कपड़े की एक पोटली के जैसी बनाई और उससे फिर आँख में से तिनका को निकालने का प्रयास किया। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। यानी कि कबीर ने भी अपने दोहे में इसी प्रकार की चेतावनी दी है। तो कबीर का दोहा है कि तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। अब इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए।
अब देखिए दोनों में समानता देखते हैं पहले कि इन दोनों ही पद्यांशों में यह बताया गया है कि यदि मनुष्य की आँख में शक्तिहीन तिनका भी पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इसीलिए तिनके को भी प्रभावशाली समझ करके उसकी उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा तिनका आँख में पड़ने पर हमें परेशान कर देता है, व्याकुल कर देता है, उसी प्रकार से कोई भी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति की भी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वह भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह तो इन दोनों में समानता है। अब दोनों में अंतर देखते हैं कि एक तिनका कविता में यह बताया गया है कि एक छोटा सा बेजान तिनका भी मनुष्य के घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है, जबकि दूसरे दोहे में बताया गया है, यानी कि जो कबीर का दोहा है उसमें बताया गया है कि पैरों के तले दबे होने पर भी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी उड़ कर के आँख में पड़ सकता है, जिससे कि बहुत दर्द सहना पड़ सकता है। अर्थात छोटा व्यक्ति भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये इन दोनों पद्यांशों में अंतर है। तो पहले पद्यांश में घमंड ना करने की सलाह दी गई है, जबकि दूसरे में तिनके की भी निंदा ना करने की सलाह दी गई है। तो ये इन दोनों पद्यांशों में अंतर है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए, तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। यानी कि मैं की जगह पर आप या तुम या वह या किसी का नाम लिख दिया जाएगा तो कविता के वाक्यों में बदलाव आएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिख करके वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़ करके सुनाइए। यानी कि अब कविता में जहाँ जहाँ पर भी मैं आया है उसके स्थान पर हमें वह या किसी का नाम लिख करके हमें बदलाव करना है। तो आइए देखते हैं। एक दिन का यह कविता है। अब इसमें देखिए हमने मैं की जगह पर वह लिखा है। तो अब कविता किस प्रकार से अपना रूप बदलती है, देखिए कि वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन, जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब उसकी समझ ने यूँ उसे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए इस कविता में हमने मैं की जगह पर वह का प्रयोग किया है। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए पंक्तियां हैं कि ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए कि यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। यानी कि कोई नाटक है उसमें दो पात्र हैं, ऐंठ और समझ। तो अब ये आपस में किस प्रकार से बातें करेंगे, इनका अभिनय किस प्रकार से होगा वह हमें बताना है। तो उत्तर है कि देखिए ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय इस तरह से हो सकता था। तो हमें ये अपनी कल्पना के आधार पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऐंठ है, तो समझ मनुष्य सुंदर हो, समाज में उच्च स्थान रखता है तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। तो यह ऐंठ का कहना है। अब समझ देखिए क्या कहती है कि नहीं ऐंठ, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है।
तो देखिए समझ समझदार वाली बातें करेगी। तो इसने समझ ने क्या कहा कि यह जो संसार है वह कैसा है, क्षणभंगुर है, तो कभी भी कुछ भी नष्ट हो सकता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब ऐंठ क्या कह रही है कि क्षमा करो, समझ आ गया, अब मैं कभी अपने पर घमंड नहीं करूँगा। तो यह बात ऐंठ की समझ में आ जाती है और वह क्या कहता है कि अब मुझे क्षमा करो और मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। तो ये ऐंठ और समझ के बीच की वार्तालाप है। प्रश्न 3, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। तो यहाँ पर देखिए तिनके का कई बार प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि तिनका उड़ा आकाश, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आत्मा शरीर को छोड़ करके ऊपर चली गई है। फिर है तिनका तिनका हो गया, यानी कि आत्मा जाकर के परमात्मा से मिल गई। फिर है तिनका तिनके पास, पार्थिव शरीर उसके संबंधियों के पास में रह जाता है, तो तिनका तिनके पास, और जो आत्मा है वह शरीर को छोड़ करके ऊपर चली गई है, परमात्मा से जा करके मिल गई है। तो इस तरह से यहाँ पर तिनका शब्द का अलग अलग अर्थ है। भाषा की बात। प्रश्न 1, किसी ढब से निकलना का अर्थ है कि किसी ढंग से निकलना, किसी युक्ति से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे ढम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि के द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि के द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुन करके वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए वाक्यांश दिए गए हैं बॉक्स के अंदर कि छप से, टप से, थर से, फुर्र से और सन से। तो इन वाक्यांशों को हमें ये नीचे दिए गए वाक्यों में जो रिक्त स्थान है उनमें हमें भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि मेंढक पानी में, फिर यहाँ पे ये रिक्त स्थान है कूद गया, तो इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में? छप से। कौन सा वाक्यांश आएगा? छप से। मेंढक पानी में छप से कूद गया। ख है नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद, और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है जिसमें क्या आएगा? टप से चूक गई। ग है शोर होते ही चिड़िया, रिक्त स्थान है, तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? फुर्र से उड़ी। शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। घ है ठंडी हवा, और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? सन से गुजरी। मैं ठंड में, और रिक्त स्थान में क्या आएगा? थर्र से कांप गया। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। तो इस तरह से ये इन रिक्त स्थानों में ये वाक्यांश भरे जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।